नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। आइए समाचार की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का भारत दौरा। गुजरात के गांधीनगर में भारत जर्मनी के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर ने किया विचार विमर्श। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में लिया हिस्सा। साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर देश मना रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने किया नमन। इस विशेष दिन होगा भारत यंग लीडर्स डायलॉग समापन। प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। ममता बनर्जी की बढ़ी मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने की याचिका दाखिल कर एफआईआर दर्ज करने की मांग। आईपैक रेड के दौरान जांच में रुकावट और सबूत नष्ट करने के आरोप। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को दी धमकी। कहा वेनेजुएला से क्यूबा को अब नहीं मिलेगा तेल या पैसा। क्यूबा को दी समय रहते दोस्ती करने की सलाह। भारत और जर्मनी के बीच गुजरात के गांधीनगर में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने की। महात्मा मंदिर में हुई वार्ता में रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के हाल ही में 25 वर्ष पूरे हुए हैं। जर्मन चांसलर मर्ज की यह पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत जर्मनी सीईओ फोरम में शामिल हुए। यह बैठक गांधीनगर में हुई। भारत जर्मनी सीईओ फोरम की यह बैठक, जिसमें जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डेलीगेशन के सदस्य शामिल हुए। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इससे पहले अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साबरमती आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर को आश्रम के इतिहास और महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जर्मन चांसलर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। साबरमती आश्रम का दौरा किया फ्रेडरिक मर्ज ने, साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से जर्मन चांसलर को साबरमती आश्रम के इतिहास की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर साबरमती रिवर फ्रंट का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजा दिखाई दिया। इन पतंगों में ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाली पतंग विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रही। प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर ने पतंग उड़ाकर इस अवसर को और यादगार बना दिया। इस अवसर पर कला एवं संगीत से जुड़े कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी शामिल हुए। और आपको बताते हैं कि भारत और जर्मनी के आर्थिक संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं। आपको बता दें कि भारत जर्मनी साझेदारी के 25 साल पूरे हुए हैं और मजबूत आर्थिक और विकास साझेदार देश हैं दोनों। तो दोनों देश अपनी साझेदारी के 25 साल मना रहे हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और विकास की रणनीति पर एक साथ एकजुटता के साथ काम हो रहा है। ईयू में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साथ ही 2024-25 में भारत का 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जर्मनी ही है। 2024-25 में दोनों देशों के बीच
51.23 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। भारत और जर्मनी व्यापार दुगना करने का लक्ष्य एक साथ रखते हैं। ये दोनों का ही साझा लक्ष्य है। सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की साझेदारी पर भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी हैं। जर्मनी में भारतीय कुशल श्रमिकों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा शिक्षा, स्किलिंग और छात्र आदान प्रदान भी दोनों देशों के बीच मजबूत हुआ है और साथ ही निवेश बढ़ाने पर भी दोनों देशों की सहमति है। यानी कि दोनों देश अपने व्यापारिक संबंधों को भी और ज्यादा मजबूत बनाने पर एकजुट हैं। साथ ही सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी सहयोग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। उस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि भारत और जर्मनी के जो आर्थिक संबंध हैं वो मजबूत हैं और अपनी साझेदारी के 25 साल दोनों देश मना रहे हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और विकास साझेदारी के रूप में भी सहमति बनी है। यूरोपियन यूनियन में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा साझेदार है। आपको बता दें कि अब आयात पर एक नजर डालते हैं। आपको बता दें कि जर्मनी से आयात की बात करें तो मशीनरी, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स के क्षेत्र में भारत जर्मनी के साथ आयात करता है। साथ ही आपको बता दें कि विमानन से जुड़े पुर्जे और रसायन से संबंधित भी आयात जर्मनी से भारत के साथ होता है। और इसके अलावा यदि हम बात करें जर्मनी को निर्यात की, तो आपको बता दें कि भारत का जर्मनी के साथ निर्यात भी बेहतर है। उसमें इलेक्ट्रिकल उत्पाद, ऑटो कंपोनेंट्स, वस्त्र और परिधान, रसायन और फार्मा उत्पादन, ये तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत जर्मनी के साथ निर्यात करता है। तो दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी के 25 साल तो पूरे हुए ही हैं, लेकिन भारत और जर्मनी के बीच आयात और निर्यात का भी अपना एक विशेष महत्व है। और आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, भारतीय युवा शक्ति के सशक्त प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व विकसित भारत के संकल्प में निरंतर नई ऊर्जा का संचार करने वाला है। मेरी कामना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस का ये दिव्य अवसर सभी देशवासियों, विशेषकर हमारे युवा साथियों के लिए नई शक्ति और नए आत्मविश्वास को लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया है। विवेकानंद की जन्म जयंती का ये दिन हम सभी को नई प्रेरणा देता है। स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है, वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। ये स्वामी जी ही थे जिन्होंने उस दौर में कहा था कि निडर, बेबाक, साफ दिल वाले, साहसी और आकांक्षी युवा ही वो नींव हैं जिस पर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। वो युवाओं पर, युवा शक्ति पर इतना विश्वास करते हैं। अब आपको उनके इस विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना है। आज जब दुनिया भारत की तरफ इतनी उम्मीदों की नजर से देख रही है, तो इसके पीछे आप सभी मेरे युवा साथी हैं। आज गांव हो, शहर हो या कस्बा, हर जगह उफान पर है युवाओं का जज्बा। आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र में शामिल होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री देश भर के लगभग 3000 युवाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 से संबंधित निबंध संकलन भी जारी करेंगे। भारत के युवाओं और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच बातचीत को आसान बनाने के लिए इस डायलॉग की शुरुआत की गई थी। स्वामी विवेकानंद का मार्गदर्शन आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। उन्होंने हमेशा समाज को बदलने के लिए युवाओं की क्षमता की सराहना की। उनके विचार विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में सहायक हो सकें, इसी उद्देश्य से हर साल उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का भी आयोजन किया जाता है। इस साल का विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 9 से 12 जनवरी के दौरान आयोजित किया गया है, जिसके समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। आज इस तेजी से बदलते विश्व में स्वामी विवेकानंद जी 2 संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए। ये 2 संदेश हैं इंस्टीट्यूशंस और इनोवेशन। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं। आज हर युवा को चाहिए कि वो अपनी इंडिविजुअल सक्सेस को टीम सक्सेस के रूप में विस्तार दे। यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रूप में विकसित भारत को आगे ले जाएगा। प्रधानमंत्री देश भर के लगभग 3000 युवाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। चुने हुए प्रतिभागी 10 अलग-अलग विषयों पर प्रधानमंत्री के सामने अपनी अंतिम प्रस्तुतियां देंगे, जिसमें वे राष्ट्रीय महत्व के मुख्य क्षेत्रों के संबंध में युवाओं के दृष्टिकोणों और कार्यान्वित किए जाने योग्य विचारों को साझा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग से संबंधित निबंध संकलन जारी करेंगे। इस संकलन में युवा प्रतिभागियों द्वारा भारत की विकास संबंधी प्राथमिकताओं और राष्ट्र निर्माण के दीर्घकालिक लक्ष्यों पर लिखे गए चुने हुए निबंध शामिल होंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में देश भर से 50 लाख से भी अधिक युवाओं ने अलग अलग स्तर पर हिस्सा लिया है। राष्ट्रीय स्तर के चैंपियनशिप में शामिल होने वाले युवा नेताओं को एक कठिन और योग्यता आधारित 3 चरणों वाली चयन प्रक्रिया के जरिए चुना गया है। इस चयन प्रक्रिया में देश भर में आयोजित डिजिटल क्विज, एक निबंध प्रतियोगिता और राज्य स्तरीय विजन संबंधी प्रस्तुतियां शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। नफीस जी 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके बच्चों की पढ़ाई में सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। 19वीं सदी को भारत में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना गया है। इस काल में भारत के अनेक महापुरुषों ने
सामाजिक परंपरा, धर्म, रीति रिवाज और परंपराओं को तर्क की कसौटी पर कसना शुरू किया और समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की। इस कड़ी में स्वामी विवेकानंद का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने भारत में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद की याद आते ही एक ऐसे तेजस्वी, तपस्वी व्यक्ति का चित्र आंखों में उभर आता है, जिसके शरीर पर वस्त्र तो हिंदू सन्यासी के हैं, लेकिन जिसके अंतर में समूची मानवता के लिए दर्द भरा हुआ है। मनुष्यता ही जिसका एकमात्र लक्ष्य है और मनुष्य की जड़ता का नाश करना ही जिसका एकमात्र आदर्श। मात्र 39 साल के अल्पकालीन जीवन में उन्होंने जो किया वह कल्पना से परे है। इस विलक्षण सन्यासी में अद्भुत लक्षण तो बचपन से ही दिखाई देने लगे थे। तभी तो विद्यार्थी जीवन में ही उन्हें तारीफ मिल चुकी थी कि नरेंद्र नाथ इज बाउंड टू मेक अ मार्क इन हिज लाइफ। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के दत्त परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। शुरू से ही जिज्ञासु और पढ़ने में मेधावी विवेकानंद के जीवन में अहम बदलाव तब आया जब 1881 में वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिले। रामकृष्ण परमहंस से मिली अध्यात्म और वेदांत की शिक्षा ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। 1886 में रामकृष्ण परमहंस के देह त्यागने के बाद विवेकानंद ने कोट पतलून उतार फेंका और यहीं से उनके परिव्राजक और सन्यासी बनने का सफर शुरू हो गया। इसके साथ ही दुनिया के लिए उनका एक ही संदेश रह गया कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। 19वीं सदी की शुरुआत में जब सुनियोजित तरीके से हिंदू धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा था, तब स्वामी विवेकानंद ने प्रण लिया कि देश को उसका खोया हुआ सम्मान यानी सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना उसे दोबारा लौटाना है और जन समुदाय को ऊपर उठाना है। और उन्होंने संदेश दिया कि उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। इसके बाद विवेकानंद ने यायावर सन्यासी के रूप में पूरे विश्व में भारतीय गौरव को फैलाने और मानवता का संदेश देने में अपना पूरा जीवन झोंक दिया। बंगाल समेत देश के दूसरे हिस्से में सांस्कृतिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विवेकानंद के चिंतन और दर्शन ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत के आध्यात्म की तरफ खींचा। सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में उनके भाषण ने दुनिया भर के धार्मिक और आध्यात्मिक संतों पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिकी बहनों और भाइयों के रूप में संबोधित करते हुए की, जिससे पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 133 साल पहले भारत के एक संत ने 7 समंदर पार जाकर विश्व प्रेम और भाईचारे का ऐसा संदेश दिया कि दुनिया आज भी उसे आदर्श मानती है। स्वामी विवेकानंद ने अपने इसी भाषण में पूरी दुनिया का परिचय हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति से करवाया था। विवेकानंद के ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। भारत लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने मानव जाति की सेवा और विश्व मानव बनाने के उद्देश्य से 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के मौके पर उन्होंने कहा कि मनुष्य का निर्माण करना ही मेरा धर्म है। उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए दरिद्र नारायण की सेवा का उद्घोष किया और कहा कि महात्मा वही है जिसका हृदय गरीबों के लिए रोता है, अन्यथा वह दुरात्मा है। जीवन भर आपसी प्रेम, सौहार्द, अध्यात्म, मानवता और सर्वधर्म समभाव का संदेश देने वाला यह सन्यासी वसुधैव कुटुंबकम का नारा देकर 4 जुलाई 1902 को इस धरा से प्रस्थान कर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की।
इसका उद्देश्य था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उनका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2015 में शुरू हुई प्रगति पहल ने देश भर में बड़ी बड़ी परियोजनाओं को हकीकत में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी कड़ी में शामिल है नंगल डैम तलवाड़ा नई ब्रॉडगेज रेल लाइन। ये परियोजना कई समस्याओं के चलते सालों से अटकी पड़ी थी, लेकिन प्रगति प्लेटफॉर्म के तहत प्रधानमंत्री मोदी की सीधी निगरानी में आने के बाद इसे नई रफ्तार मिली। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय रेलवे की वैसे तो कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका हाई स्पीड गति से ऐलान हुआ और समय रहते पूरा भी किया गया। हालांकि कई परियोजनाएं ऐसी भी रहीं जो लंबे समय तक किसी न किसी समस्या की वजह से अटकी थीं। जिनमें से एक है नांगल डैम तलवाड़ा नई ब्रॉडगेज रेल लाइन, जो सालों से अटकी रही और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रगति पोर्टल के दायरे में आने के बाद इस परियोजना को नई गति मिली। तलवाड़ा से नंगल की रेल प्रोजेक्ट है, ये पिछले काफ़ी समय से पेंडिंग था। अभी प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है वो चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और पब्लिक को इसकी जो है फैसिलिटी मिले, क्योंकि होशियारपुर ना केवल होशियारपुर बल्कि हिमाचल और पंजाब की बहुत सारी जो कनेक्टिविटी से लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कुल 84 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन में मुकेरियां तलवाड़ा के 29 किलोमीटर साइडिंग मार्ग को भी सम्मिलित किया गया है। वर्ष 1983 में स्वीकृत इस परियोजना की कुल लागत लगभग 2018 करोड़ रुपए है और अब तक इसमें 82% भौतिक प्रगति हासिल की जा चुकी है। परियोजना को दिसंबर 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। हम उनकी कोई भी जो एनओसी हमने देनी है उसके लिए कोई फॉर्म भरना है या कोई उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट लेना है, हम उनको प्रायोरिटी बेस पे ले रहे हैं, क्योंकि ये नेशनल प्रोजेक्ट है, लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान कुल 20 प्रमुख चुनौतियां सामने आई, जिनमें सबसे गंभीर बाधाएं भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और वन स्वीकृतियों से जुड़ी रहीं, जिन्हें प्रगति पोर्टल के माध्यम से समीक्षा के लिए उठाया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई जून और सितंबर 2025 की प्रगति बैठकों में इस परियोजना पर विशेष फोकस किया गया। प्रधानमंत्री ने इसे रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी मामलों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। जो विजन प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान में रेलवे चलाने के लिए लिया है, उस विजन में ये जो रेल नंगल से आकर तलवाड़ा, दौलतपुर से तलवाड़ा, तलवाड़ा से मुकेरियां तक पहुंचने वाली है, उस पर कार्य जो है बहुत तेज गति से चल रहा है। नरेंद्र भाई मोदी जी को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने सबका साथ और सबका विकास वाली जो धारणा बनाई है, उसमें सारा देश उनके पीछे है। इसके पूरा होने से अंबाला, जालंधर, पठानकोट, जम्मू जैसे अत्यंत व्यस्त रेल कॉरिडोर पर दबाव कम होगा और साथ ही रक्षा बलों की आवाजाही एवं लॉजिस्टिक्स को भी महत्वपूर्ण रणनीतिक मजबूती मिलेगी। नंगल डैम तलवाड़ा रेल परियोजना इस बात का सशक्त उदाहरण है कि प्रगति जैसे मंच के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बेहतर समन्वय से वर्षों से अटकी पड़ी परियोजनाओं को नई दिशा और गति दी जा सकती है, जो कनेक्टिविटी, सुरक्षा और आर्थिक विकास तीनों के लिए निर्णायक साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव अमेरिका के वॉशिंगटन में G7 की महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में आज भाग लेंगे। इस बैठक का उद्देश्य रणनीतिक संसाधनों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, विकसित भारत का दृष्टिकोण साकार करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाएं आवश्यक हैं। क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स में इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और रक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक क्रिटिकल मिनरल्स की उपलब्धता और आपूर्ति सुरक्षा पर चर्चा होगी। भारत की ओर से विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं की जरूरत पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा के साथ यूरोपीय संघ शामिल हैं। लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और तांबा और दुर्लभ पृथ्वी तत्व जैसे महत्वपूर्ण खनिज रक्षा प्रणालियों, सेमीकंडक्टर्स, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों और उन्नत विनिर्माण के लिए आवश्यक है। साउथ के सुपरस्टार और टीवी के पार्टी के प्रमुख एक्टर विजय कुमार ने आज सीबीआई उनसे आज पूछताछ करेगी, इसलिए आज अभिनेता विजय चेन्नई से दिल्ली पहुंचे। 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर रैली भगदड़ मामले में यह पूछताछ होगी, जिसके लिए सीबीआई ने विजय को समन दिया था। आपको बता दें कि रैली के दौरान भगदड़ में 40 से अधिक लोग मारे गए थे और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिसके बाद सीबीआई को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया था। और आइए अब आपको बताते हैं कि करूर भगदड़ मामला जो है वो आखिर पूरा मामला क्या है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आपको बता दें कि 27 सितंबर 2025 को रैली में भगदड़ होती है। ये पूरा करूर भगदड़ मामला हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय की ये रैली थी जिसमें भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। विजय का भाषण सुनने के लिए उनके प्रशंसकों के साथ युवाओं की भी भारी भीड़ उमड़ी थी, जिसमें रैली स्थल पर भीड़ भाड़ बढ़ने से भगदड़ मच गई। अनियंत्रित संख्या में वहां पर लोग जुटे। भगदड़ के समय बड़ी संख्या में लोग दब गए, जिसमें 40 से ज्यादा मौतें हुई और कई लोग घायल भी हुए थे। तो 27 सितंबर 2025 की यह घटना है जिस पर अब सीबीआई जांच कर रही है। टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ की वजह से 40 लोगों की मौत हुई थी। विजय का भाषण सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी और अब इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है और इसी जांच के लिए अभिनेता को दिल्ली बुलाया गया है। भगदड़ के समय बड़ी संख्या में लोग दब गए थे और इस भगदड़ में 40 लोगों की मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मामला लगातार गर्माता जा रहा है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार को पक्षकार बनाते हुए एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। ईडी का आरोप है कि इन्होंने आईपैक में रेड के जांच में रुकावट डाली, सबूतों से छेड़छाड़ की और सबूत नष्ट किए।
We now have the exchange of the joint declaration of intent on defense industrial cooperation. This document will be exchanged by His Excellency Dr. Philip Ackermann, Ambassador of Germany to India, and Shri Vikram Misri, Foreign Secretary of India. We now have the joint declaration of intent on strengthening the bilateral economic cooperation through the CEO's Forum. This document will be exchanged by His Excellency Mr. Stefan Raunhoff, Parliamentary State Secretary, German Ministry of Economy and Energy, and Shri Amardeep Singh Bhatia, Secretary for the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Government of India. We next have the exchange of following three documents: the Indo-German Roadmap on Higher Education, the MOU for the development of National Maritime Heritage Complex in Lothal, Gujarat, and the MOU between All India Institute of Ayurveda and Charité University from Germany. These three documents will be exchanged by His Excellency Dr. Philip Ackermann, Ambassador of Germany to India, and Shri Ajit Vinayak Gupte, Ambassador of India to Germany. The final set of three documents to be exchanged include the MOU between Petroleum and Natural Gas Regulatory Board and the German Technical and Scientific Association for Gas and Water Industries, the Joint Declaration of Intent on Global Skill Partnership, and the Joint Declaration of Intent to establish an Indo-German Center of Excellence for Skilling in the Renewable Energy Sector. These documents will again be exchanged by our respective ambassadors. In addition, I am also very happy to announce that there are 2-3 other important private sector partners who have concluded agreements during this visit, and these include the MOU between National Institute of Electronics and Information Technology and Infineon Technologies AG, the offtake agreement for green ammonia between Indian company AM Green and the German company Uniper Global Commodities on green ammonia, and the letter of intent between the Department of Posts, Ministry of Communications, and the Deutsche Post. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Good afternoon, Your Excellency, Mr. Frederick Merz, Chancellor of the Federal Republic of Germany, Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media. We will now have the press statements. May I now request Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, Your Excellency, my friend, Chancellor Frederick Merz, जयंती के दिन
चांसलर मर्ज का भारत में स्वागत करना मेरे लिए विशेष प्रसन्नता का विषय है। ये एक सुखद संयोग है कि स्वामी विवेकानंद जी ने ही भारत और जर्मनी के बीच दर्शन, ज्ञान और आत्मा का सेतु बनाया था। आज चांसलर मर्ज की यह यात्रा उसी सेतु को नई ऊर्जा, नया विश्वास और नया विस्तार प्रदान कर रही है। चांसलर के रूप में यह उनकी भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली यात्रा है। यह इस बात का सशक्त प्रमाण है कि वे भारत के साथ संबंधों को कितना गहरा महत्व देते हैं। उनके पर्सनल अटेंशन और कमिटमेंट के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत जर्मनी के साथ अपनी मित्रता और साझेदारी और सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गुजरात में हम कहते हैं, आवकारो मीठो आपजे रे, यानी स्नेह और आत्मीयता से स्वागत करना। इसी भावना के साथ हम चांसलर मर्ज का भारत में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड्स, चांसलर मर्ज की ये यात्रा एक विशेष समय हो रही है। पिछले वर्ष हमने अपने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे किए और इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष भी मना रहे हैं। ये माइलस्टोन्स केवल समय की उपलब्धियां नहीं है, ये हमारी साझा महत्वाकांक्षाओं, परस्पर विश्वास और निरंतर सशक्त होते सहयोग के प्रतीक है। भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊर्जा दी है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार अब तक के अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है और $50 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। 2000 से अधिक जर्मन कंपनियां लंबे समय से भारत में मौजूद है। ये भारत के प्रति उनके अटूट विश्वास और यहां मौजूद अनंत संभावनाओं को दर्शाता है। आज सुबह भारत जर्मनी सीईओ फोरम में इसकी जीवंत झलक दिखाई दी। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी के बीच टेक्नोलॉजी सहयोग प्रति वर्ष मजबूत हुआ है और आज इसका प्रभाव ग्राउंड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत और जर्मनी की प्राथमिकताएं समान है। इसमें सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने इंडिया जर्मनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का साझा मंच बनेगा। हम क्लाइमेट, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में मिलकर नई परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में दोनों देशों की कंपनियों का नया मेगा प्रोजेक्ट भविष्य की ऊर्जा के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। भारत और जर्मनी सिक्योर, ट्रस्टेड और रेजिलिएंट सप्लाई चेन के निर्माण के लिए मिलकर के काम कर रहे हैं। इन सभी विषयों पर आज किए जा रहे एमओयू से हमारे सहयोग को नई गति और मजबूती मिलेगी। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है। रक्षा व्यापार से जुड़ी प्राथमिकताओं को सरल बनाने के लिए
मैं चांसलर मर्ज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप उस पर भी काम करेंगे, जिससे को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी के बीच ऐतिहासिक और गहरे पीपल टू पीपल टाइज हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं ने जर्मनी के बौद्धिक जगत को नई दृष्टि दी। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा ने जर्मनी सहित पूरे यूरोप को प्रेरित किया और मैडम कामा ने जर्मनी में पहली बार भारत की आजादी का ध्वज फहराकर हमारी स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को वैश्विक पहचान दी। आज हम इस ऐतिहासिक जुड़ाव को आधुनिक साझेदारी का रूप दे रहे हैं। माइग्रेशन, मोबिलिटी और स्किलिंग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। भारत की टैलेंटेड युवा शक्ति जर्मनी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज ग्लोबल स्किल्स पार्टनरशिप पर जारी जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इसी भरोसे का प्रतीक है। इससे खास तौर पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की आवाजाही आसान होगी। आज हमने खेलों के क्षेत्र में भी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। यह युवाओं को जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम बनेगा। आज हायर एजुकेशन पर बना कॉम्प्रिहेंसिव रोडमैप शिक्षा के क्षेत्र में हमारी साझेदारी को नई दिशा देगा। मैं जर्मन विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए आमंत्रण देता हूं। भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट की घोषणा के लिए मैं चांसलर मर्ज का आभार व्यक्त करता हूं। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच नजदीकियां और बढ़ेगी। मुझे खुशी है कि गुजरात के लोथल में बनाए जा रहे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स से जर्मन मैरीटाइम म्यूजियम जुड़ रहा है। यह दोनों देशों की मैरीटाइम हिस्ट्री को जोड़ने वाला ऐतिहासिक कदम है। ट्रेडिशनल मेडिसिन्स के क्षेत्र में गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का जर्मनी के साथ करीबी सहयोग रहा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज किए जा रहे एमओयू से हमारा सहयोग को और अधिक बल मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी की हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हम चलते रहे हैं। हमारी दोस्ती का प्रभाव ग्लोबल स्टेज पर भी दिखाई देता है। घाना, कैमरून और मलावी जैसे देशों में ज्वाइंट प्रोजेक्ट से हमारी ट्राइलेटरल विकास साझेदारी दुनिया के लिए एक सफल मॉडल है। हम ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए अपने साझा प्रयासों को आगे भी निरंतर जारी रखेंगे। इंडो पैसिफिक दोनों देशों के लिए हाई प्रायोरिटी है। इस क्षेत्र में हमारे तालमेल को बढ़ाने के लिए हम एक कंसल्टेशन मैकेनिज्म की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमने यूक्रेन और गाजा सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सभी समस्याओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है और इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम एक मत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे। भारत और जर्मनी सहमत है कि ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए G4 के माध्यम से हमारा संयुक्त प्रयास
इसी सोच का प्रमाण है। एक्सेलेंसी, 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं एक बार फिर आपका भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा भारत जर्मनी साझेदारी को नई ऊर्जा और स्पष्ट दिशा देगी। आपकी यात्रा, आपके व्यक्तिगत जुड़ाव और भारत के प्रति आपकी गहरी मित्रता के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। दांके शोन। Thank you, sir. May I now request His Excellency, Mr. Friedrich Merz, Chancellor of the Federal Republic of Germany, to give his remarks to the media. Exzellenz, sehr geehrter Herr Premierminister, lieber Narendra Modi, meine Damen und Herren, die erste Reise in diesem Jahr führt mich in der Tat nach Indien. Es ist auch zugleich die erste Reise nach Südostasien, die ich als Bundeskanzler unternehme. Und ich will damit ein Zeichen setzen für die strategische Partnerschaft mit Indien. Diese strategische Partnerschaft mit Indien hat für Deutschland, hat auch für mich eine hohe Priorität. Sie haben es bereits gesagt, 75 Jahre diplomatische years of diplomatic relations. We share 75 years, and 75 years after establishing diplomatic relations, this holds true more than ever before. Our two countries are seeking to intensify and deepen our cooperation. This morning I had the opportunity to visit the birthplace of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is ascribed the following sentence: be the change which you hope for the world. We want to take heed of that together, dear Narendra Modi. We want to elevate the relations between India and Germany to an even higher and a new level. You invited me to visit your home state of Gujarat, and I would like to express my gratitude and express my heartfelt gratitude for this special gesture. It's a sign for the very deep ties between our two countries, but it's also a testament to the friendship towards me. Thank you very much. This city we're visiting today, Ahmedabad, in a certain way, is the cradle of modern India. This is where Gandhi started his nonviolent struggle and fight for freedom, self-determination, and democracy. And the region, this part of India, Gujarat, represents an impressive economic dynamic. A dynamic of India ranging from textile industry via highly modern smart industrial parks and to a very lively startup scene. Furthermore, the region is a pulsating location for universities, for engineering, and for applied sciences. Here in Gujarat, it becomes tangible what's important to both of us when it comes to this visit. The fundamental political values that we share, the tremendous economic potential that we see, and our ever closer interconnections with a view to skilled labor and education. And especially amid the profound geopolitical changes and upheavals in the world, we share a fundamental interest in deepening our strategic partnership. Europe and transatlantic relations remain important to us. Today, we need to forge a broader network of partnerships, and we need to do so swiftly and with a long breath at the same time. India is a desired partner, a partner of choice for Germany, and the preconditions for a renewed and deepened and intensified partnership couldn't be more favorable.
Germany, as the most populous state and the state in the European Union, which is the most economically strong state in the European Union, and India is the biggest democracy of the world, we share fundamental values. The highly dynamic India and the highly technological Germany, we share essential interests, and this is what we build upon. Ladies and gentlemen, I want to focus on three priorities. First, we advocate for an international order in which we can live freely and securely. Because the world order is changing. The moment we are meeting here, it is increasingly marked by great power politics and thinking in spheres of influence. Rough winds are blowing, and we have to brace ourselves against these rough winds. Russia's war of aggression against Ukraine is probably the most drastic expression of these changes and this upheaval. Together, we are going to assert these values and interests that we share in this new world together. No, we don't always agree in all matters, and that holds true for our European partners as well, but the overlaps we're seeing are very big indeed. And this is why we want to cooperate more closely in the field of security policy. We host joint exercises of our Navy and our Air Force, and we have joint port visits, military joint visits, and we have forms of consultations. And we want to deepen our defense industries and the cooperation of our defense industries, and this has strategic significance. That strengthens both, and that leads to the fact that India is less dependent on Russia. You saw it. We signed groundbreaking memoranda of declaration. One memorandum stipulates the closer cooperation of our defense industries in the field of development and production, and the promotion of innovation and strengthening global supply chains. But not only do we intensify our defense industrial cooperation, but we also intensify our economic relations. Ladies and gentlemen, unfortunately, we're seeing a renaissance of protectionism. It's directed against the principles of free trade and open markets. And countries like India and Germany have been focusing on the principles of free trade and open markets, and we continue to focus on these principles in future. We're experiencing that great powers, big powers, use supply chains and raw materials increasingly as instruments of power. Together, we want to oppose this. We reduce unilateral dependencies of our supply chains, and that makes both of our economies more resilient. India, as the fastest growing economy of the G20, is a pivotal partner in the Indo-Pacific. You mentioned it, Prime Minister, more than 2,000 German companies are active in India, and ever more Indian companies are investing in Germany, with a bilateral trade volume to the tune of almost $50 billion in goods and services. At a record high, Germany is India's most important partner in the European Union. German and Indian companies are moving closer together in future technologies. And this is why we agreed to deepen cooperation in pivotal areas such as critical minerals, AI, digitalization and telecommunications, hydrogen, and battery storage. We want to deepen and intensify cooperation because innovation creates growth and requires academia, science, and research. We also foster and promote our cooperation in this field by way of the Indo-German Science and Technology Center. We are also working on establishing a joint center of excellence for technological innovations. And ladies and gentlemen, the fact that I'm accompanied by a large delegation of
German top companies illustrates this dynamics impressively. We want to continue to remove obstacles and use and tap into potential. We discussed this together with Prime Minister Modi and leading CEOs at a round table, and I look forward to continuing this CEO forum to fully tap into full potential of our economic relations. We need to conclude the negotiations on a free trade agreement between India and the European Union. We need to use this opportunity. The President of the Commission are going to travel to India toward the end of this month and are going to sign this agreement. After it's concluded, they are going to undertake more progress and to bring this free trade agreement about. Allow me to say this also against the backdrop of the decisions of last Friday that the European Union concluded the Mercosur agreement finally is an encouraging sign on the path to continue down the road of forging and concluding free trade agreements. And thirdly, Prime Minister Modi said it, we want to continue to work in the field of education and skilled workers. Well-educated, skilled workers secure our prosperity. They're motivated, they're creative and innovative. Germany needs qualified professionals in the field of industry, in trade, nursing, IT, and in engineering. India has excellent young people who are well trained. It's an opportunity for both sides. We are opening up paths for legal and orderly migration from dual vocational training, studies, targeted visa and fast-track procedures between and partnerships between universities and companies. 60,000 young people from India are studying in Germany. They account for the largest group of foreign students in Germany. The number of urgently needed, highly qualified, skilled workers from India in Germany is increasing rapidly. And as of now, Indians are among the most successful group of immigrants in Germany. And we want to continue and promote this in the future. We want to enhance this trend, for instance, by promoting and expanding digital offers for German language acquisition in India. And finally, with the Global Skills Partnership, we're creating a framework for Indian skilled workers in the field of the healthcare sector. Mr. Modi, Narendra Modi, Germany and India are two large democracies and strong economies that have many things in common. We want to build upon this, and we want to deepen our partnership and our security partnership. Indeed, we want to strengthen our economic relations, and together we want to promote talents in India and in Germany. We do this for the benefit of both sides. We do this for a world order which preserves our values and our interests, and we do so because we trust each other and because we want to get to know each other better via the many meetings. I'm very happy to be you in your home state today. I look forward to welcoming you towards the end of this year in Germany on the occasion of the German-Indian intergovernmental consultation, and we're hosting these consultations. And allow me to also address the developments in the not-so-far neighborhood in Iran. We're seeing for 2 weeks how people from all sectors of society are taking to the streets. They're protesting peacefully for freedom and a better life in their country. Not only is it their right to do that, I pay tribute to the courage with which they confront the disproportionate amount of violence, and I call upon the Iranian government and leadership to protect their citizens instead of threatening them. The violence directed at the Iranian people is something we condemn in the strongest of terms. This violence is not a testament
an expression of strength but a weakness, and this violence needs to stop. Allow me to say this in conclusion, because the news coming out of Iran are accompanying us while we're here on a visit to India. Once again, Honorable Prime Minister, dear Mr. Modi, thank you so much for the warm hospitality, for the amicable reception here in India. I'm delighted to continue our good cooperation between Germany and India, and also look forward to continuing our amicable cooperation on a personal level. Thank you very much. Thank you, sir. That concludes the press statements. Ladies and gentlemen, thank you for your presence. आपके गांधीनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के संयुक्त वक्तव्य को आप सुन रहे थे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष मना रहे हैं और दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं वो परस्पर विश्वास के आधार पर और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। आइए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य की बड़ी बातें। आपको बता दें कि संयुक्त वक्तव्य को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जर्मनी मित्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं, साथ ही दोनों देश एक दूसरे के प्रति सहयोग को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। संयुक्त वक्तव्य को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की विचारधारा ने जर्मनी सहित पूरे यूरोप को प्रेरित किया है। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं ने जर्मनी के बौद्धिक जगत को नई दृष्टि दी है। इस लिहाज से दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल टाइज भी हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच नए MOU से नई गति मिलेगी। साथ ही भारत में कई जर्मन कंपनियां मौजूद हैं जो कि आर्थिक विकास के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। माइग्रेशन, मोबिलिटी और स्किलिंग को बढ़ावा देने पर दोनों देश सहमत हुए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि खेलों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। साथ ही दोनों देश रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग को लगातार बढ़ा रहे हैं। भारत और जर्मनी के बीच मजबूत रक्षा संबंध भी हैं। जर्मन विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, यह भी कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आपको बता दें कि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद में इंडिया जर्मनी CEO फोरम को संबोधित किया। योर एक्सेलेंसी चांसलर मर्ज, दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स, नमस्कार। भारत जर्मनी CEOs फोरम में शामिल होने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस फोरम की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर हो रही है, जब हम भारत जर्मनी रिश्तों की प्लेटिनम जुबिली और भारत जर्मनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की सिल्वर जुबिली मना रहे हैं। यानी हमारे रिश्तों में प्लेटिनम की परमानेंसी और सिल्वर की चमक भी है। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी की पार्टनरशिप एक सीमलेस पार्टनरशिप है, जिसकी नींव साझा मूल्यों और आपसी विश्वास पर टिकी है। हर सेक्टर में हमारे बीच म्यूचुअली बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज है। हमारी MSMEs और जर्मनी की मिडिल स्टैंड के बीच जारी मैन्युफैक्चरिंग सहयोग, IT और सर्विस में तेजी से बढ़ता सहयोग, ऑटोमोटिव, एनर्जी, मशीनरी व केमिकल सेक्टर्स में जॉइंट वेंचर्स और रिसर्च कोलैबोरेशन से उभरती नई टेक्नोलॉजी और इन मजबूत लिंकेजेस का सीधा लाभ हमारे व्यापार को मिला है, जो आज लगभग $50 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। फ्रेंड्स,
दुनिया तेजी से बदल रही है। हम देख रहे हैं कि कैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और कैपिटल मशीनरी पर निर्भरता को आज वेपनाइज किया जा रहा है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के पावन अवसर पर हमें उनके विचारों और संदेश से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका संदेश स्पष्ट था कि एक सशक्त राष्ट्र वही होता है जो आत्मबल, आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी के साथ दुनिया से जुड़ता है। आज के वैश्विक संदर्भ में यह संदेश और भी प्रासंगिक है। इसी सोच के अनुरूप हमारा साझा दायित्व है कि हम दुनिया के लिए ट्रस्टेड और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स को मजबूत करें और इस प्रयास से भारत और जर्मनी जैसे भरोसेमंद साझेदारों की पार्टनरशिप निर्णायक भूमिका निभाती है। फ्रेंड, अपनी पहली एशिया यात्रा के लिए चांसलर मर्ज ने भारत को डेस्टिनेशन बनाया। यह जर्मनी की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी में भारत की केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है और यह भारत के प्रति जर्मनी के भरोसे का स्पष्ट संकेत है। इसी भरोसे के अनुरूप आज हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सबसे पहले हमने तय किया है कि इस सीमलेस इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लिमिटलेस बनाया जाए, यानी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सेक्टर्स के साथ साथ अब स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को भी गहरा सहयोग होगा। डिफेंस क्षेत्र में आज हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट का एक्सचेंज कर रहे हैं। इससे डिफेंस में को इनोवेशन और को प्रोडक्शन के लिए हमारी कंपनियों को स्पष्ट पॉलिसी सपोर्ट मिलेगा। स्पेस सेक्टर में भी अब सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। दूसरा, हम इस बात पर भी सहमत है कि ट्रस्टेड पार्टनरशिप को अब टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का रूप दिया जाए। दुनिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग और गहरा करेगी। सेमीकंडक्टर्स में हम म्यूचुअल पार्टनर्स हैं। इसके साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक, फिनटेक, फार्मा, क्वांटम और साइबर ऐसे क्षेत्रों में भी अपार संभावनाएं हैं। तीसरा, हम सबको इस बात पर पूरी क्लैरिटी है कि इंडिया जर्मनी पार्टनरशिप न केवल म्यूचुअल बेनिफिशियल है बल्कि यह दुनिया के लिए भी बेहतर है। भारत ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर, विंड और बायोफ्यूल में वर्ल्ड लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसमें जर्मन कंपनीज के लिए सोलर सेल्स, इलेक्ट्रोलाइजर्स, बैटरीज और विंड टर्बाइन्स जैसे क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। हम मिलकर ई मोबिलिटी से लेकर फूड और हेल्थ सिक्योरिटी तक दुनिया के लिए सॉल्यूशंस विकसित कर सकते हैं। एआई को लेकर भारत का ऑल इंक्लूसिव विजन है। जब जर्मनी का एआई इकोसिस्टम इससे जुड़ता है तो हम एक ह्यूमन सेंट्रिक डिजिटल फ्यूचर सुनिश्चित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, भारत का टैलेंट पूल जर्मन इंडस्ट्री की इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाने में सक्षम है। पिछले कुछ वर्षों में खासकर हाईटेक सेक्टर में स्किल्ड मोबिलिटी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हम जर्मन कंपनीज को आग्रह करते हैं कि वे भारत की प्रतिभा का पूरा उपयोग करें और स्किल, इनोवेशन
तथा इंडस्ट्रियल लिंकेज को और मजबूत करें। फ्रेंड, आज के चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में भारत 8% अधिक ग्रोथ से साथ आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे कोई एक वजह नहीं, बल्कि सतत और व्यापक रिफॉर्म्स हैं। हर क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो डिफेंस हो या स्पेस, माइनिंग हो या न्यूक्लियर एनर्जी। कंप्लायंसेस लगातार कम हो रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है। इन्हीं प्रयासों ने भारत को आज दुनिया के लिए ग्रोथ और ऑप्टिमिज्म का सिंबल बना दिया है। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी जल्द साकार होने जा रहा है। यह हमारे व्यापार, निवेश और साझेदारी के लिए एक नया अध्याय खोलने वाला है। यानी आपके लिए रास्ता क्लियर है। मैं जर्मन प्रिसिशन और इनोवेशन को भारत की स्केल और स्पीड के साथ जुड़ने का आमंत्रण देता हूं। आप भारत में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, डोमेस्टिक डिमांड का पूरा लाभ उठा सकते हैं और बिना किसी बाधा से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फ्रेंड, सरकार की ओर से मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि भारत जर्मनी के साथ सहयोग को स्टेबल पॉलिसीज, म्यूचुअल ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ाएगा। मेरा संदेश संक्षेप में यही है, इंडिया इज रेडी, विलिंग एंड एबल। आइए हम मिलकर इनोवेट करें, इन्वेस्ट करें और ग्रो करें। भारत और जर्मनी के लिए ही नहीं, वैश्विक भविष्य के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस तैयार करें। दाके शॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. The invitation to this CEO forum and for the valuable opportunity to meet and to exchange ideas with you in person today and with the Indian government and the Indian and German business leaders. I'm really happy to have the opportunity to see you all and to meet with you and to speak. Before I come to our business opportunities, let me thank you, Mr. Prime Minister, for your warm hospitality and for your invitation to come to India and to welcome my delegation and to have this warm welcome even late in the night or early in the morning when we arrived here in this place, which is your home state, which is something we really find valuable and we really appreciate. Now, dear business leaders, it's no coincidence that India is the first Asian country I'm visiting as Chancellor. It comes at a time where profound global changes are challenging us. Technological transformation and geopolitical uncertainty affect the way our economies operate and compete. Against this backdrop, the partnership between Germany and India is a strategic asset, economically, politically, and in a global context. I want to share with you 3 brief observations. First, India's and Germany's trade and investment relationship. India is an important trading partner for Germany, and the trade volume between the EU and India is at a record high. I believe we can benefit even more from mutual trade based on open markets and rules-based cooperation. Germany and India share long-standing trust, political principles, and strong democratic institutions. These principles provide orientation and predictability for our economic partnership. Success is also a question of speed, the right investment climate, investor confidence,
and room for maneuver. Innovation cycles are becoming shorter, markets more demanding, and competition more global. Those who succeed are able to invest early, move fast, and bring solutions to market at scale. Governments have a responsibility to provide reliable, predictable, and enabling framework conditions for trade and investment. This creates space for business to invest, to innovate, to expand, and cooperate across borders. My government, and I'm in person, we are working tirelessly to make Germany even more attractive for foreign investments. We are tackling overburdening bureaucracy, eliminating obsolete or stifling regulations, simplifying procedures, and accelerating the digitization of public administration. Under my government, ladies and gentlemen, Germany is open for business and open for business cooperation. At the same time, we are strongly interested in further opportunities for German business in India. A second key topic is innovation. Germany and India are strong markets. We are innovation-driven economies with complementary strength in research, engineering, manufacturing, and entrepreneurship. Innovation fosters growth, and our businesses are key drivers for innovation. There are significant opportunities for cooperation across industries and across technologies. Looking ahead, the full economic potential of our partnership is yet to be exploited. Unlocking it requires ambition, reliability, and close cooperation between businesses and government, and a shared commitment to innovation and future-oriented business models. And finally, there is the changing geopolitical landscape, which brings opportunities, but also challenges for government and business. If we want to remain competitive in this world and sustain long-term economic growth, we must strengthen our resilience. This means partnering with trusted actors, promoting openness and fair competition, and protecting our economic base against one-sided dependencies and their weaponization. Diversification and rules-based frameworks is how to put this approach into practice. For this reason, Germany supports an ambitious and economically meaningful EU-India free trade agreement as a central pillar for stable and future-oriented economic engagement. We cannot let this chance go by. And we are pursuing more diversification by way of strengthening our supply chains, for example, in the field of critical resources. For governments, the role is clear, not to direct business decisions. That's not our way to work, but to ensure solid, reliable, and favorable conditions for trade and investment, nationally, bilaterally, and at the international level. In this case, between the European Union and India, in terms of bringing our free trade agreement forward. Now, political dialogue and business exchange go hand in hand. This forum brings together those who shape political frameworks and those who take business decisions. It underscores once more the depth and breadth of the economic relationship between Germany and India. I'm therefore glad, dear Mr. Prime Minister, that our two governments have agreed on a memorandum of understanding to put this CEO forum on a new elevated footing
I'm looking forward to sharing this forum again in the future. Finally, let us carry the spirit forward with determination, ambition, and a shared focus on implementation. I'm really thankful. I'm glad to be here, and many thanks to you sharing this forum, doing the work, and many thanks again, Mr. Prime Minister, for our close cooperation, which has not only begun today. We met before, but this is now a meeting which is really opening a new page in our cooperation between India and Germany. Many thanks for your kind hospitality. तो गुजरात के गांधीनगर से इंडिया जर्मनी सीओ फोरम के तहत जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के तहत भारत के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और जर्मनी के संबंध मजबूती से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।